हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहीर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2025 का ये जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो वर्क एनर्जी पावर इस लेसन से है। चलो क्वेश्चन को रीड कर लेते, पहले स्टेटमेंट क्या दिया है देख लेते। अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg मास दिया है हम लोग को, एक ब्लॉक है, पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से उसको पुल किया जा रहा है बाय ए फोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फोर्स इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, मतलब हमारा जो भी ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे। ठीक है, उसके आगे क्या बोला है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.25। फ्रिक्शन भी दिया है अपने को, मतलब फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी इसमें आएगा। और उसके बाद क्या बोला है, द ब्लॉक ट्रैवल्स एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है, वर्ड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब ही क्या, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। समझ में आया, लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। जब भी वर्ड आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन का भी कंसेप्ट यहां पे लगेगा। अब निकालना क्या है अपने को, तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया ऑफ द ब्लॉक। अब यहां पे इस क्वेश्चन में आपको आपके फ्रिक्शन के कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, लॉज ऑफ मोशन के भी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मिक्स कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझते हैं। हम लोगों को क्या दिया है, एक ब्लॉक है, एक ऐसा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, बाय फोर्स इसको हम लोग खींच रहे, पुल कर रहे हैं, बाय फोर्स एक फोर्स से पुल कर रहे हैं। और ये जो फोर्स है ये कितना है, ये 45 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है। पुल टाइप ऑफ फोर्स मतलब बाहर की तरफ रहेगा। मान लो ये फोर्स हमारा P है और इसका एंगल यहां से 45 डिग्री। ठीक है, अब इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, म्यू का वैल्यू दिया है 0.25, म्यू का वैल्यू दिया है 0.25, म्यू दिया है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा, बराबर। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अपोजिट टू दी मोशन होता है। सपोज मान लो हम लोग मान रहे हैं कि हमारा फोर्स इधर लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव होगा इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, ऑब्जेक्ट मूव होगा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली मूव नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट का यहाँ पे कुछ नहीं पता, हॉरिजॉन्टल टेबल पे है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना 5 मीटर हुआ है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना। तो सबसे पहले इसका FBD निकाल लेते, फ्री बॉडी डायग्राम निकालते ब्लॉक का, जैसे फ्रिक्शन में हम लोग निकाल देते कौन से फोर्सेस पे एक्ट हो गए। सब में पहले इस ब्लॉक का जो वेट है, ब्लॉक का वेट क्या होगा, W = mg, है ना। इसका जो वेट है वो होता है mg फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब इस ब्लॉक का वेट आ रहा है इस ग्राउंड सरफेस पे, ग्राउंड सरफेस टेबल है, ठीक है, ये टेबल पे, टेबल से इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगी, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, ये एन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग मानते हैं कि ये हमारा जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा, अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इंक्लाइन है, तो लगे इसको क्या करना है, तुरंत हम लोग को रिजॉल्व कर लेना है। वेक्टर में हम लोगों ने सीखा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, है ना। तो ये फोर्स है, फोर्स का एंगल कहां से पता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, तो हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉस, है ना। जहां से एंगल पता होता है वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस 45, है ना। और जहां से एंगल नहीं पता है वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन, है ना। तो P sin 45, है ना। तो इंक्लाइन फोर्स था, एंगल हॉरिजॉन्टल से पता था, इसके लिए P cos 45 और वर्टिकल वाला P sin 45। जिस क्वाड्रेंट में फोर्स रहेगा उसमें इसके दो कंपोनेंट कर देना है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोग इसको डिवाइड कर दिया, मतलब जैसे हमें फ्रिक्शन में हम लोग वेक्टर में करते थे। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में मोशन है, तो मतलब ब्लॉक हमारा आगे मूव किया और यहां से हमारा ब्लॉक यहाँ पे किधर आ गया बाद में। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर का। कितना हुआ, 5 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अब यहां से अपने को एक चीज समझ में आती है कि सिंपल अपने को क्या निकालना है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। वर्क डन निकालना है अप्लाइड फोर्स की वजह से। जब ब्लॉक अपना इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था तो उसके ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी इसके ऊपर लग रहा था, जो कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज होता है अपोजिट टू दी मोशन।
तो इस डायरेक्शन में मोशन है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में था, है ना। तो इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, और इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था वो है हमारा F फ्रिक्शनल फोर्स। F इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी म्यू इंटू एन, ठीक है। तो म्यू एन फोर्स इधर लग रहा था जो इसको अपोज कर रहा था, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, अपने को वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नहीं निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, मतलब P की वजह से जो वर्क डन हुआ वो निकालना है। अब P के तो दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में तो वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है ना। सो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि P का कुछ कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो P cos 45 है, ये P cos 45 फोर्स की वजह से ये हमारा जो ब्लॉक है यहां से यहां पे पहुंच गया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला ही फोर्स कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्क डन के लिए समय पहले क्या हो जाएगा, वर्क डन ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अभी यहाँ पे फोर्स कौन सा लेंगे हम लोग, तो फोर्स हमेशा कौन सा लेना है पता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डायरेक्शन का फोर्स या फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखो P cos 45 फोर्स है, जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डायरेक्शन में P cos 45 वाला फोर्स है। ये P sin 45 वाला फोर्स तो हमारा अपवर्ड फोर्स है, इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला फोर्स है हमारा P cos 45 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का। समझ में आया। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि ये भी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अपोजिट रहा तो भी चलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेकिन अपने को क्लियरली बोला है अप्लाइड फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है सिर्फ वो निकालना है। फ्रिक्शनल फोर्स के डिस्प्लेसमेंट से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले P का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। P का वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया तो डायरेक्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी और अपने को क्या होगा, वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। बस यही करना है अपने को ना। तो अब P का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग क्या करते थे, F net इज इक्वल टू समेशन ऑफ F net इज इक्वल टू ma, है ना। ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग, लॉज ऑफ मोशन वाला, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन है 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ F net इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। F net इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए म्यू इंटू एन चाहिए, एन निकालेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम करेंगे हम लोग। वर्टिकल फोर्सेस भी 0 है, F net 0 है। तो वर्टिकल फोर्सेस में देखो ऊपर जाने वाले फोर्सेस कौन से हैं, एन और P sin 45 बराबर क्या रहेंगे, नीचे वाले फोर्स। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, लेफ्ट वाले फोर्स बराबर राइट वाले फोर्स रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन प्लस ऊपर और कौन सा फोर्स है, P sin 45, n प्लस P sin 45 इज इक्वल टू, ये ऊपर वाले फोर्स हो गए, अभी किसके बराबर रहेंगे, नीचे वाले फोर्स के बराबर, दैट इज mg। इट इज इक्वल टू mg। मास दिया है ऑब्जेक्ट का, मास कितना दिया है, मास दिया अपने को 25 kg, ठीक है। मास इज गिवन 25 kg, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P की वैल्यू निकालने की कोशिश n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे म्यू n, और ये इनको इक्वेट करेंगे, वहां से P का वैल्यू अपने को मिलेगा, ठीक है। अब sin 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है ना। तो यहाँ पे 1/√2 पुट कर देंगे हम लोग, n इज इक्वल टू क्या होगा, mg, ये P sin 45 इधर आके माइनस P sin 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, ठीक है। m का वैल्यू पुट करो, g का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग n इज इक्वल टू m कितना है मेरा 25 इंटू g है 10, g को 10 ले लेंगे हम लोग, माइनस P/√2, है ना। ये n का वैल्यू मिला। अभी n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड वाले फोर्स बराबर लेफ्ट साइड वाले फोर्स हो जाएगा। तो राइट साइड में कौन सा फोर्स है हमारा, P cos 45 है खाली, है ना। सो P cos 45 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, लेफ्ट साइड में म्यू एन, है ना।
चलो वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 की वैल्यू भी क्या है 1/√2 है, तो ये p/√2 आ जाएगा डायरेक्टली ना, p इंटू cos 45 1/√2, तो p/√2 इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना है हमारा, म्यू है 0.25। अब ये म्यू 0.25, अगर मैं इसको 0.25 मतलब ये क्या होता है फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1/4 होगा बराबर, तो मैं इसको 1/4 लिख देता हूँ यहाँ पे, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। 1/4 इंटू, अब n का वैल्यू हम लोग को पुट करना है, n कितना है देखो 25 इंटू 10, यहाँ पे मैं बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ 25 इंटू 10 माइनस p/√2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 है, ये 4 को इधर लेके आ जाओ, 4 इधर आ जाएगा तो क्या होगा 4p/√2, ये डिवीजन का इधर मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल टू 25 इंटू 10 क्या होगा 250 माइनस p/√2। अब p मिल जाएगा अपने को, p निकालना है बेसिकली यहाँ से ना, तो p मिलेगा, p के टर्म एक साइड लेके आ जाओ, देखो 4p/√2, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस p/√2 इज इक्वल टू 250, राइट। यहां पे इनका बेस कॉमन है तो ऊपर क्या होगा एडिशन होगा, 4p प्लस p कितना हो जाएगा 5p, यहां पे लिख देता हूं देखो 5p/√2 इज इक्वल टू 250 है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहां पे √2 को इधर लेके जाओ, यहां पे देखो p की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ये √2 डिवीजन में इधर आ गया तो √2 हमारा √2 इंटू 250, और ये 5 हमारा मल्टीप्लीकेशन का इधर डिवीजन में चला जाएगा 5 है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा 5 5 25, मतलब ये 50 हो जाएगा है ना। सो p का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, ये 50 और ये √2, 50√2 ये p का वैल्यू मिला, देखो 50√2 ये p का वैल्यू मिला। बस अब p का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और फाइनल आंसर अपने को मिलेगा। इधर वाला मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ पोर्शन, देखो अब यहाँ पे अपने को वैल्यू मिलने वाला है वर्क डन का, ये फॉर्मूले में पुट करना है। p का वैल्यू क्या है हमारा, p है 50, देखो p है मेरा 50√2 है ना, cos 45 ठीक है इंटू 5। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 है, चलो पुट करते हैं तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 2। अभी cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 इंटू 5। अब ये यहाँ पे क्या होगा √2 कैंसिल, 50 इंटू 5 क्या हो जाएगा 50 इंटू 5, 5 5 25, तो ये हो गया हमारा 250 न्यूटन, 250 न्यूटन। तो अब ये 250 न्यूटन ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन अब यहाँ पे तुम ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में तुमको 250 किधर नहीं लग रहा है, 250 का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे नियर अबाउट ऑप्शन आपको दिख रहा है, नियरेस्ट ऑप्शन 245 का, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। अब ऐसा क्यों हुआ, हमारा आंसर 250 आया, इसका आंसर 245 क्यों आया है, यहाँ पे ऑप्शन में 245 क्यों है, इसलिए है कि जो हम लोगों ने g का वैल्यू यूज किया है, जो भी हम लोगों ने g का वैल्यू यूज किया है, g हम लोगों ने 10 यूज किया है, बराबर। g का वैल्यू हम लोगों ने क्या यूज किया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज किया है, एज्यूम किया है, उसने दिया नहीं था यूज करो कुछ, है ना। लेकिन अगर तुम g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हो और सेम कैलकुलेशन करोगे तो उसके बाद आपका जो वर्क डन है वो 245 जूल्स आएगा, है ना। तो 245 जूल्स आएगा। अभी हमारा वर्क डन 250 क्यों आया, बिकॉज हम लोगों ने 10 लिया है, g का वैल्यू 10 लिया है। और अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, g का वैल्यू 10 लिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लोग को देखना है कि 250 के नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो 250 के नियरेस्ट ऑप्शन 245 जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर इसके जगह पे g के प्लेस पे सिर्फ तुम इसको रिप्लेस कर दोगे 9.8 लोगे तो आपका जो आंसर है वो 245 जूल्स आ जाएगा डायरेक्टली, है ना। समझ में आया? तो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।